आज की ये स्टोरी कोई आम मूवी नहीं बल्कि अपने आप में एक कल्ट क्लासिक है। मार्टिन स्कोर्सेज़ी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी को गॉडफादर ट्रिलॉजी, कैसीनो और डॉनी ब्रास्को जैसी मेगा ब्लॉकबस्टर से कंपेयर किया जाता है। अनगिनत नेशनल और फॉरेन अवार्ड्स के साथ ये मूवी 6 बार ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी और 1991 में जोई पेस्की को अपने इस मूवी में टॉमी के कैरेक्टर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में ऑस्कर मिला था। ये मूवी बेस्ड है निकोलस पेलेजी की एक बुक पे जिसका नाम है वाइज गाय, और इस बुक में हेनरी हिल के 1955 से 1980 तक के एक्चुअल अकाउंट्स हैं। हेनरी हिल न्यूयॉर्क की इनफेमस 5 क्राइम फैमिलीज में से एक लुचीसी क्राइम फैमिली के लिए काम करता था, जो 1980 में उनके खिलाफ टेस्टिफाई करके प्रोटेक्टिव कस्टडी में चला गया था। और ये कहानी हेनरी हिल की लाइफ के अराउंड ही बेस्ड है। कहानी शुरू होती है 1955 के न्यूयॉर्क नेबरिंग ब्रुकलिन एरिया में, जहां टीनेजर हेनरी हिल एक इटालियन अमेरिकन नेबरहुड में रहता है। हेनरी ने जब से होश संभाला है तब से ही वो बस एक गैंगस्टर ही बनना चाहता है। वो अपने घर के सामने एक टैक्सी स्टैंड चला रहे इटालियन गैंगस्टर से बेहद इंप्रेस होता है। इस गैंग का बॉस होता है पॉली सिसेरो। ये गैंग उस एरिया में सब कुछ कंट्रोल करता है। पुलिस, वर्कर यूनियन के झगड़े और वहां सभी अपनी प्रॉब्लम्स लेके पॉली के ही पास आते हैं। हेनरी भी गैंग के लिए छोटे मोटे काम करने लग जाता है, जिसके उसे अच्छे पैसे भी मिलते हैं और जल्द ही गैंग में सब उसे पहचानने लग जाते हैं। गैंग के लिए लीगल इलीगल काम करने की वजह से हेनरी स्कूल जाना बंद कर देता है और कुछ दिनों में उसके घर स्कूल से लेटर आ जाता है, जिसे पढ़ के उसका फादर उसे बेहद मारता है और टैक्सी स्टैंड से दूर रहने के लिए वार्न करता है। हेनरी गैंग मेंबर्स को बताता है कि उसके फादर और स्कूल से आ रहे लेटर्स की वजह से अब वो गैंग के लिए काम नहीं कर पाएगा, पर गैंग मेंबर्स जल्द ही इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वो उस एरिया के पोस्टमैन को उठा के टैक्सी स्टैंड पे ले आते हैं और तबीयत से धोने के बाद कोई भी लेटर हेनरी के घर डिलीवर करने से पहले वहां लाने को बोलते हैं और हेनरी अब बिना किसी डर के फिर से गैंग के लिए काम करने लगता है। जल्द ही हेनरी अच्छा अर्न करने लग जाता है और गैंग के इनर सर्कल्स में आ जाता है। गैंग मेंबर्स की गैम्बलिंग पार्टी में हेनरी पहली बार आयरिश इटालियन मॉबस्टर जिमी कॉनवे से मिलता है और बेहद इंप्रेस होता है। जिमी से पॉली और सभी गैंग मेंबर्स बेहद इज्जत से पेश आते हैं, क्योंकि जिमी बेहद छोटी उम्र से ही क्राइम फैमिली से जुड़ा होता है और वो गैंग के लिए मल्टीपल मर्डर्स में जेल जा चुका होता है। जिमी बेहद जेनरस होता है और सभी को पैसे बांटता रहता है। हेनरी को वो सिर्फ ड्रिंक सर्व करने के $20 दे देता है। जिमी का मेन बिजनेस ट्रक हाईजैकिंग का होता है और वो इंपोर्टेड सिगरेट्स लेकर जैसे ट्रक्स को लूट के उन्हें बेच देता है। लोकल पुलिस भी इन्हें ओवरलुक करती है, क्योंकि जिमी ने उनका हिस्सा पहले ही तय कर लिया होता है। ऐसे ही एक सिगरेट ट्रक को लूटने के बाद जिमी हेनरी को बुला के अपना माल बेचने के लिए कहता है, जिसमें हेनरी की काफी ऊपर की कमाई भी होती है। जिमी हेनरी को टॉमी से मिलाता है और ऑलमोस्ट सेम एज के होने की वजह से दोनों साथ काम करने लगते हैं। एक दिन ये चोरी की सिगरेट्स बेचते हुए सिविल कपड़ों में पुलिस हेनरी को अरेस्ट कर लेती है और टॉमी भाग के गैंग को हेनरी के अरेस्ट के बारे में बताता है। गैंग हेनरी के लिए एक महंगा लॉयर अरेंज करता है और वो कुछ ही दिनों में प्रोबेशन पे छूट जाता है। कोर्ट से बाहर आते ही जिमी हेनरी से मिलता है और उसे शाबाशी देता है, क्योंकि वो पुलिस कस्टडी में जरा भी नहीं डरा और उसने किसी गैंग वाले का नाम नहीं लिया। पॉली और बाकी गैंग मेंबर्स भी हेनरी का जोरदार वेलकम करते हैं और इसी के साथ हेनरी गैंग का एक परमानेंट मेंबर बन जाता है। स्टोरी कुछ साल आगे बढ़ जाती है और अब हेनरी और टॉमी जवान हो चुके हैं। एज के साथ अब वो चोरी में भी एक लेवल आगे आ चुके हैं। अब वो ट्रक्स नहीं बल्कि एयरपोर्ट से इंपोर्टेड सामान के पूरे फॉरेन कार्गो लूट लेते हैं और कार्गो के ओनर्स भी उन्हें नहीं रोकते। ऐसे ही एक एयर फ्रांस की फ्लाइट कार्गो की उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है जिसमें कैश आ रहा होता है और वो दोनों बेहद इजीली गार्ड को थोड़ा परसेंटेज देके $4,20,000 चुरा लेते हैं। पॉली जिमी की सुपरविजन में हेनरी को तरक्की करता देख के बेहद खुश होता है। टॉमी, जिमी और हेनरी बेहद अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, पर जहां जिमी बेहद दिमाग वाला और कैलकुलेटिव इंसान होता है, वहीं टॉमी
बेहद ही खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल होता है। वो कब जोक करता है और कब सीरियस होता है ये समझना बेहद मुश्किल होता है। एक मोमेंट पे वो हंस रहा होता है, वहीं दूसरे मोमेंट पे वो बार ओनर का सर फोड़ देता है। एक दिन वो एक वेटर को सिर्फ ड्रिंक लेट लाने के लिए शूट कर देता है, पर उसका इस सनकी बिहेवियर भी गैंग को बेहद पसंद होता है और कोई भी उसे कभी क्वेश्चन नहीं करता। साल 1970 में हेनरी टॉमी की एक गर्लफ्रेंड के थ्रू एक ज्यूइश लड़की कैरन से मिलता है। दोनों जल्द ही रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कैरन जल्द ही ये समझ जाती है कि हेनरी एक गैंगस्टर है, पर हेनरी की इनकम, पावर और लैविश लाइफस्टाइल देख के वो अपने पेरेंट्स के डिसअप्रूवल के बाद भी हेनरी से शादी कर लेती है। दिन महीने और सालों में बदल जाते हैं और गैंग हेनरी, टॉमी और जिमी के साथ और पैसा कमाता है और अब कैरन बच्चों को संभालती है और बाकी गैंग मेंबर्स और उनकी वाइफ की फ्रेंड बन जाती है और अब वो सब सारे हॉलीडेज, पार्टीज और वेकेशंस साथ ही रिलेटिव की तरह बिताते हैं। हेनरी अपने पैसों से एक लैविश घर और एक नाइट क्लब खरीद लेता है और एक रात उसके नाइट क्लब में बिली बैट्स आता है। बिली गैम्बिनो क्राइम फैमिली का एक मेड मैन यानी नॉन एफिलिएटेड मेंबर होता है जो अभी रिसेंटली ही जेल से छूटा होता है। बिली बैट्स टॉमी का मजाक उड़ाता है और बार बार उसके रिमार्क सुन के टॉमी अपना टेम्पर खो देता है। वो जिमी और हेनरी को उसे रोक के रखने को बोल के अपनी गर्लफ्रेंड को घर ड्रॉप करने निकल जाता है। कुछ देर के बाद टॉमी वापस आता है और जिमी और वो मिलके बिली को पीट पीट के मार देते हैं। बिली बैट्स एक मेड आदमी होता है और उसे मार के उन्होंने इटालियन माफिया का एक कार्डिनल रूल तोड़ दिया होता है, इसीलिए वो उसकी बॉडी को गाड़ी में डाल के कहीं दूर डंप करने ले जाते हैं। रास्ते में उस कार की डिग्गी बेहद आवाज करने लगती है और वो तीनों कार रोक के चेक करते हैं तो बिली अभी भी जिंदा होता है, जिसपे टॉमी उसे एक बड़े से चाकू से स्टैब करता है और जिमी उसे मल्टीपल टाइम शूट करता है। हेनरी एक ग्रेव खोदता है और वो तीनों बिली को वहां दफना देते हैं। वो तीनों इस बारे में किसी से बात नहीं करते और बिली के लोग भी उसे कभी ढूंढ नहीं पाते। जब एक दिन पॉली हेनरी से बिली के बारे में पूछता है तब वो पॉली से भी झूठ बोल देता है कि बिली ड्रिंक करके उसके नाइट क्लब से घर चला गया था। 6 महीनों के बाद जिमी हेनरी को बताता है कि हमें बिली की बॉडी को कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि उस जमीन पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है और वो तीनों उस डिकम्पोज बॉडी को हटाते हैं, जहां हेनरी बदबू से उल्टी कर देता है और नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी पूरी गाड़ी धोता है। 1976 के आसपास 6 साल की शादी के बाद अब हेनरी कैरन से सेक्सुअली बोर होने लगता है और फिजिकल फन के लिए जैनिस नाम की एक मिस्ट्रेस रख लेता है, जिसके लिए वो बाद में एक अपार्टमेंट भी खरीदता है। कैरन को जल्द ही ये सब पता चल जाता है और वो जैनिस को इंसल्ट करती है और हेनरी को भी गन दिखा के मारने की कोशिश करती है। कैरन से तंग आके हेनरी जैनिस के साथ ही शिफ्ट हो जाता है, पर पॉली और जिमी वहां आके उसे समझाते हैं कि कैरन उसकी बीवी और बच्चों की माँ है और हम सब की फैमिली से कनेक्टेड है, इसीलिए तुझे घर वापस जाना चाहिए और हेनरी को उनकी बात माननी पड़ती है। पॉली हेनरी और जिमी को एक गैम्बलर से वसूली करने के लिए फ्लोरिडा के टैम्पा सिटी भेजता है, जहां वो उस आदमी को बेहद मारते हैं, पर जब वो आदमी पैसे देने से मना करता है तब वो उसे सिटी जू में ले जाके एक शेर के आगे लटका देते हैं और वो आदमी पैसे दे देता है। पर ये सारी न्यूज 2 दिन के बाद ही अखबार में छप जाती है क्योंकि जिस आदमी को उन्होंने पीटा होता है उसकी बहन FBI में एक क्लर्क होती है और उसकी कंप्लेंट पे हेनरी और जिमी अरेस्ट हो जाते हैं और कोर्ट में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई जाती है। हेनरी जिस जेल में जाता है वहां पॉली भी एक केस में साल भर के लिए आया होता है और वो दोनों कुछ और इटालियन मॉबस्टर के साथ जेल के बड़े से सेल में हर सुख सुविधा के साथ रहते हैं, जैसे कि वाइन और प्रॉपर इटालियन डिनर। वहीं हेनरी के जेल में होने की वजह से उसकी कोई इनकम नहीं होती, इसीलिए वो कैरन से ड्रग्स स्मगल करवाता है और जेल में ड्रग्स बेचने का काम करने लगता है। कैरन भी गरीबी से बचने के लिए हेनरी की पेडलर बन जाती है। पॉली को ड्रग्स बिजनेस से सख्त नफरत होती है,
इसीलिए हेनरी ये सब छुप के करता है। 4 साल के बाद गुड बिहेवियर की वजह से हेनरी को पैरोल मिल जाती है, पर अपने छोटे से घर में वापस आने के बाद उसे गरीबी का एहसास होता है और अपने जेल में बनाए हुए पिट्सबर्ग के कॉन्टैक्ट के थ्रू वो बाहर भी ड्रग बिजनेस शुरू कर देता है और जल्द ही वो फिर से पहले जैसा लैविश घर खरीद लेता है। पॉली उसे वार्न करता है कि ड्रग बिजनेस से दूर रहे और हेनरी कहता है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा, पर उसके पीछे ही हेनरी और बड़ी ड्रग डीलिंग्स करने लगता है और कैरन और अपनी पुरानी मिस्ट्रेस की एक फ्रेंड को भी इस बिजनेस में शामिल कर देता है। साथ ही इतना ज्यादा प्रॉफिट देख के अब टॉमी और जिमी भी हेनरी के साथ कोकेन बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। उन्हीं दिनों हेनरी को JFK एयरपोर्ट पे लुफ्तांजा वॉल्ट के बारे में पता चलता है, जिसमें करोड़ों के अनमार्क्ड नोट्स आने वाले होते हैं और वो ये न्यूज जिमी से शेयर करता है। क्योंकि चोरी की रकम बेहद बड़ी होती है, इसीलिए जिमी और गैंग मेंबर्स को हायर करता है और जब वो लोग इस चोरी को अंजाम देते हैं तब वो लोग 60 लाख US$ से भी ज्यादा के कैश और ज्वेलरी वहां से निकाल लेते हैं। इतनी बड़ी चोरी के बाद गैंग मेंबर्स अपने हिस्सों के पैसे को केयरलेसली उड़ाने लगते हैं, जैसे कि नई कार लेना या अपनी वाइफ के लिए हजारों डॉलर्स का फर कोट खरीदना। और जिमी को लगता है कि इनकी बेवकूफियों की वजह से वो पुलिस के रडार में आ जाएगा और पकड़ा जाएगा, इसीलिए वो एक एक करके उस चोरी में इन्वॉल्व हर टीम मेंबर को मरवाने लगता है। इतनी सारी किलिंग से हेनरी भी घबरा जाता है, पर क्योंकि वो चोरी में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए जिमी उसे कुछ नहीं कहता। टॉमी जिमी और हेनरी को बताता है कि वो एक मेड मैन बनने वाला है, जिसे सुन के वे बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो दोनों हाफ आयरिश होते हैं और एक प्योर इटालियन ही मेड मैन बन सकता है। पर मॉब बॉसेस सेरेमनी के नाम पे टॉमी को ले जाके शूट कर देते हैं। ये उनका पर्सनल रिवेंज होता है क्योंकि उन्हें पता लग चुका होता है कि टॉमी ने ही बिली बैट्स को मारा था। जिमी और हेनरी को टॉमी की मौत का सुन के बेहद अफसोस होता है, पर वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि टॉमी ने माफिया का रूल तोड़ा था और वो सजा डिजर्व करता था। हेनरी ड्रग्स में डील करने के साथ साथ अब खुद भी ड्रग्स यूज करने लगता है और हमेशा पैरानॉइड रहने लगता है। हेनरी जब अपनी ड्रग डील्स के लिए निकलता है तब उसे एक हेलीकॉप्टर फॉलो कर रहा होता है, पर उसे लगता है कि वो कोकेन के इन्फ्लुएंस में है और हेलुसिनेट कर रहा है। उसी शाम को हेनरी को नारकोटिक्स ब्यूरो वाले अरेस्ट कर लेते हैं और साथ ही उसके बाकी ड्रग सप्लायर और पेडलर्स भी पकड़े जाते हैं। कैरन अपनी माँ का घर गिरवी रख के उसकी बेल कराती है और घर आने पे उसे बताती है कि आखिरी बची $60,000 की कोकेन भी उसने टॉयलेट में फ्लश कर दी थी क्योंकि पुलिस उनके घर में घुस आई थी। हेनरी कैरन पे चिल्लाता है और रोने लगता है क्योंकि अब उनके पास कोकेन या पैसे कुछ भी नहीं बचा होता और वो दिवालिया हो चुके होते हैं। हेनरी रोता हुआ पॉली से हेल्प मांगता है, पर पॉली उसकी ड्रग डीलिंग्स की वजह से उसे $3200 देके उससे सारे रिश्ते खत्म कर लेता है। हेनरी जिमी से भी मिलता है, पर उसकी बातों से उससे लगने लगता है कि जिमी उस पर पुलिस इन्फॉर्मर होने का शक कर रहा है और उसे अपनी जान का खतरा महसूस होता है। कैरन को भी जिमी का बिहेवियर बेहद डेंजरस लगता है और वो हेनरी को बताती है कि शायद जिमी ने उन्हें मारने का प्लान बना लिया है। अब ना ही हेनरी के पास पैसा या काम होता है और ना ही गैंग की लॉयल्टी, इसलिए वो FBI से विटनेस प्रोटेक्शन में जाने की बात करता है। FBI उसे पॉली और जिमी के खिलाफ डिटेल्ड गवाही देने के बदले में एक नई आइडेंटिटी के साथ एक नए शहर में प्लेस करने के लिए मान जाती है और हेनरी ओपन कोर्ट में उनके खिलाफ बैट्स के मर्डर, लुफ्तांजा की चोरी और मल्टीपल केसेस में गवाही देता है, जिसकी वजह से उन्हें लंबी सजा सुनाई जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि एक लोअर मिडिल क्लास सबर्ब्स में लैविश लाइफ जीने वाला हेनरी न्यूज़पेपर लेने बाहर आता है। वो खुश तो नहीं है पर जिंदा है एंड शायद यही ज्यादा मैटर करता है। जिमी कॉनवे, जिसका असली नाम जिमी बर्ग था, उसे कोई भी लुफ्तांजा की चोरी से नहीं जोड़ पाया, पर दूसरे केसेस में उसे 20 साल की सजा हुई। पर अपनी सजा पूरी करने से पहले ही 1996 में वो कैंसर से मारा गया। पॉली सिसेरो, जिसका असली नाम पॉल वॉरियो था, वो भी एक लंग्स की बीमारी से साल 1989 में जेल में ही खत्म हो गया। उसी साल
हेनरी और कैरन भी सेपरेट हो गए और साल 2002 में उनका डिवोर्स हुआ। हेनरी हिल 1990 के बाद कई इंटरव्यूज और डॉक्यूमेंट्रीज में शामिल हुआ और साल 2012 में 70 साल की उम्र में हार्ट फेलियर से उसकी मौत हो गई। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इट मीन्स अ लॉट। एक और ट्रू गैंगस्टर मूवी के लिए लेफ्ट क्लिक करना, एंड इफ यू लाइक ड्रामा मूवीज देन क्लिक ऑन राइट। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।